इस पर हम लोग की आज एक छोटी सी ट्रेनिंग है, और साथ ही साथ टैली जो प्राइम हमारा आया है उस पे भी थोड़ा सा फोकस करेंगे कि क्या अच्छी चीजें हैं टैली प्राइम में, और कैसे हम अपने काम को आसान बना सकते हैं। और 2A के कंपैरिजन पे भी थोड़ी सी बात करेंगे कि बहुत सारे लोगों की जो कंसर्न है वो 2A के कंपैरिजन को लेकर भी है, तो उसको कैसे किया जाएगा इस पे भी थोड़ा सा हम लोग डालेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ओवर टू संदीप। संदीप आप करिए अब आगे। ओके सर, तो गुड मॉर्निंग ऑल, सभी का स्वागत है आज के ट्रेनिंग सेशन में। तो आज के सेशन में जैसा कि सर ने बताया कि क्वारंटी स्कीम के बारे में जानेंगे कि क्वारंटी स्कीम है क्या, एंड इसमें जो IFF की फैसिलिटी है वो किस तरीके से काम करेगी और हम सबको किस तरीके से वर्क करना है आज के सेशन में देखेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे कंफर्मेशन चाहिए होगा, PPT और वॉइस दोनों विजिबल है आपको? जाओ यार, बंद हो गया। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो एजेंडा हमारा क्या रहेगा, थोड़ा सा डोमेन के बारे में समझेंगे कि व्हाट इज क्वारंटी, क्वारंटी स्कीम है क्या आखिर चीज जीएसटी में। सेकेंड, ऑप्ट इन ऑप्ट आउट समझेंगे, किस तरीके से क्वारंटी स्कीम में आप जा सकते हैं या फिर किस तरीके से क्वारंटी स्कीम से बाहर आ सकते हैं, ये भी समझेंगे थोड़ा सा। देन उसके बाद इसमें एक IFF की फैसिलिटी है जिसे हम इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के नाम से जानेंगे। ये क्या है, किस तरीके से इस पे हमें वर्क करना है, इसको भी समझेंगे। और फोर्थ पॉइंट में हम ये समझेंगे कि टैली प्राइम आपको किस तरीके से हेल्प कर सकता है। अगर कोई क्वारंटी स्कीम में है तो उसका जेसन कैसे बनेगा, यहाँ तक कि ऑफलाइन टूल से आप जेसन कैसे बनाएंगे वो भी हम लोग यहाँ पर समझेंगे। लास्ट में हम थोड़ा सा पेमेंट के बारे में समझेंगे कि जिसमें क्वारंटी स्कीम में बहुत से ऐसे कस्टमर हैं तो उनको फॉर्म PMT 06 चालान के थ्रू टैक्स का पेमेंट करना होगा पर मंथ। तो ये किस तरीके से काम करेगा, थोड़ा सा इसका हम कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये समझते हैं कि क्वारंटी स्कीम आखिर है क्या। तो हम सभी को पता है कि गवर्नमेंट ने 1 जनवरी से अनाउंस कर दिया है कि जिनका भी टर्नओवर लेस देन 5 करोड़ है, 5 करोड़ से कम है, वो सभी टैक्स पेयर क्वारंटी स्कीम में जाएंगे। और बहुत से टैक्स पेयर क्वारंटी स्कीम में जा चुके हैं। तो अभी हम आगे ये भी समझेंगे कि बाय डिफॉल्ट क्वारंटी स्कीम में ऐसे कौन से टैक्स पेयर हैं जो चले गए हैं और किन्हें जाना चाहिए, किन्हें नहीं जाना चाहिए। तो ये स्कीम गवर्नमेंट ने लाई है 1 जनवरी 2021 से, जिसमें आपको जो GSTR1 है वो क्वार्टरली फाइल करना होगा और जो टैक्स का पेमेंट है वो आपको पर मंथ आपको पे करना होगा। उसकी भी डेट है टैक्स पेमेंट करने की, और GSTR1 आप क्वार्टरली फाइल करेंगे। सेकेंड इंफॉर्मेशन क्या है, इसमें एक IFF की फैसिलिटी मौजूद है। IFF जिसे हम इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के नाम से जानते हैं। ये GST पोर्टल में लाइव हो चुका था 6 जनवरी 2021 से। तो ये एक फैसिलिटी है, सभी टैक्स पेयर को फैसिलिटी दी जा रही है कि इसके ज़रिए आप B2B जो डॉक्यूमेंट्स है, साथ में जो आपका क्रेडिट नोट डेबिट नोट है, वो आपको अपलोड करना होगा GST पोर्टल में। ये कोई रिटर्न नहीं है, बस एक फैसिलिटी है, एक सुविधा है जिसके ज़रिए आप B2B इनवॉइसेस जो कि रजिस्टर्ड इनवॉइसेस होंगी और क्रेडिट नोट डेबिट नोट जो कि रजिस्टर्ड इनवॉइसेस होंगी उसे अपलोड करना होगा। थर्ड है दिसंबर, क्योंकि ये जनवरी से लागू हुआ था क्वारंटी स्कीम, तो ये जो हमारा क्वार्टर चल रहा है जनवरी फरवरी मार्च 21 का, तो जनवरी फरवरी मार्च में जो टैक्स पेयर ऑटोमेटिक क्वारंटी स्कीम में जा चुके हैं और वो स्कीम से बाहर आना चाहते हैं या फिर उस स्कीम में जाना चाहते हैं, तो उसकी एक लास्ट डेट थी 31 जनवरी 2021, जो कि वो डेट जा चुकी है। तो ऐसे में वो सभी टैक्स पेयर जो क्वारंटी स्कीम में है उनको अब ये पूरा क्वार्टर कंप्लीट करना होगा जनवरी से लेके मार्च तक। अब वो स्कीम में जा भी नहीं सकते हैं, ना ही उस स्कीम से बाहर आ सकते हैं, क्योंकि लास्ट डेट
31 जनवरी 2021 थी। तो ये था क्यूआरएमपी स्कीम। क्यूआरएमपी जिसे हम फुल फॉर्म में जानते हैं क्वार्टरली रिटर्न विथ मंथली पेमेंट, जिसमें साफ साफ इसका अर्थ समझ में आ रहा है, क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना होगा और मंथली आपको टैक्स का पेमेंट करना होगा, जो भी क्यूआरएमपी स्कीम में है। अब यहाँ पर हम ये समझेंगे कौन से टैक्स पेयर बाय डिफॉल्ट क्यूआरएमपी स्कीम में चले गए हैं या फिर कौन से टैक्स पेयर बाय क्यूआरएमपी स्कीम में जाना चाहते हैं। तो फॉर दिस क्वार्टर, अगर हम इस क्वार्टर की बात करें, जनवरी से लेके मार्च तक जो क्वार्टर चल रहा है, तो ऐसे टैक्स पेयर जिनका टर्नओवर, एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर पिछले साल में 19-20 में लेस देन 5 करोड़ था, लेस देन 5 करोड़ था, और जिन्होंने GSTR 3B अक्टूबर और नवंबर मंथ का फाइल किया था, GSTR 3B अक्टूबर और नवंबर मंथ का फाइल किया था, ऐसे सभी टैक्स पेयर को गवर्नमेंट ने बाय डिफॉल्ट क्यूआरएमपी स्कीम में मूव कर दिया। दिन में हमारे पेपर बैग आ जाएगा। सर हमसे कुछ कह रहे हैं? ओके, तो यहाँ पर साफ क्लियर है कि दिस क्वार्टर जनवरी फरवरी मार्च उन सभी टैक्स पेयर को जिनका पिछला साल का टर्नओवर 19-20 का लेस देन 5 करोड़ था, पहली चीज। दूसरी चीज, उन्होंने GSTR 3B अक्टूबर और नवंबर मंथ का फाइल किया था, वो सभी टैक्स पेयर क्यूआरएमपी स्कीम में जा चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एक टेबल दी है जहां पर कुछ पॉइंट्स को बताया गया है, समझाया गया है। तो पहला पॉइंट क्या कहता है, हम सभी को पता है कि इससे पहले 1.5 करोड़ का एक कॉन्सेप्ट था, अभी भी है। तो अगर जिसका भी टर्नओवर 1.5 करोड़ था, वो GSTR 1 मंथली बेसिस में भी तैयार करता था एंड GSTR 1 क्वार्टरली बेसिस में भी तैयार करता था। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने किया क्या कि जिनका भी टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम था और वो GSTR 1 मंथली बेसिस पे तैयार करते थे, तो ऐसे सभी टैक्स पेयर को क्यूआरएमपी स्कीम में नहीं रखा गया है, उन्हें मंथली रिटर्न में ही रखा गया है। जैसा चल रहा था वैसे ही उनको रखा गया। हालांकि ये जाना चाहे तो जा सकते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है कि ऐसे टैक्स पेयर जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम था और वो GSTR 1 क्वार्टरली तैयार कर रहे थे, ये भी केस था मार्केट में, तो ऐसे सभी टैक्स पेयर को क्यूआरएमपी स्कीम में कर दिया गया है, क्वार्टरली रिटर्न में बाय डिफॉल्ट असाइन कर दिया गया। तीसरा पॉइंट कि ऐसे टैक्स पेयर जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम था प्रीसीडिंग ईयर में, 1.5 करोड़ से ज्यादा था और 5 करोड़ से कम था, तो ऐसे सभी टैक्स पेयर को क्वार्टरली रिटर्न में शामिल किया गया है। ये वो टैक्स पेयर हो सकते हैं कि जिन्होंने पिछले साल ही नया GST नंबर लिया है और अपना जो भी टर्नओवर है वो गवर्नमेंट को शो किया है, उसके हिसाब से वो क्यूआरएमपी स्कीम में मूव कर चुके हैं। तो ये 3 टेबल था जिसमें हमने ये समझा कि कौन से टैक्स पेयर क्यूआरएमपी स्कीम में बाय डिफॉल्ट चले गए हैं, किन्हें जा सकते हैं, और ये सारा चीज। अगर आपको कहीं पर भी किसी स्लाइड में कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो माइक ऑन करके आप पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ पॉइंट को समझेंगे। इससे पहले कुछ पॉइंट्स को हमने समझ लिया है, अब इसके बाद भी हम कुछ पॉइंट्स को थोड़ा सा समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक पॉइंट लिखा है, अभी इससे पहले जो बात हुई थी कि जिन्होंने अक्टूबर और नवंबर मंथ का GSTR 3B फाइल कर दिया और उनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है, लेस देन 5 करोड़ भी है, 1.5 करोड़ भी था, तो ऐसे टैक्स पेयर को क्यूआरएमपी स्कीम में मूव कर दिया गया है। लेकिन ऐसे टैक्स पेयर जिन्होंने GSTR 3B अक्टूबर और नवंबर मंथ का फाइल नहीं किया था, तो उनको सिस्टम ने ऑटो माइग्रेट नहीं किया है क्यूआरएमपी
स्कीम में ये चीज कि फॉर एग्जांपल कि एक टैक्स पेयर थे जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम था और वो GSTR1 क्वार्टरली फाइल करते थे और उन्होंने पिछले क्वार्टर में अक्टूबर नवंबर का फाइल किया था, तो वो ऑटोमेटिक क्वारंटी स्कीम में चले गए क्योंकि उन्होंने फाइल किया था। दूसरा केस क्या हो गया कि एक टैक्स पेयर थे, उनका भी टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम था और उन्होंने अक्टूबर नवंबर का GSTR3 भी फाइल नहीं किया था और वो भी क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते थे GSTR1। तो ऐसे में सिस्टम ने उनको ऑटो माइग्रेट नहीं किया। सेकंड पॉइंट क्या है कि जिन भी टैक्स पेयर को GST पोर्टल ने या फिर गवर्नमेंट ने ऑटो असाइन कर दिया था क्वारंटी स्कीम में, तो उनके पास एक लास्ट डेट थी उस स्कीम से बाहर आने की या फिर उस स्कीम में जाने की, जो कि 5 दिसंबर से लेके 31 जनवरी 2021 तक थी, जैसा कि पहला बताया गया। तो वो डेट यहाँ पर जा चुकी है। तो ये था क्वारंटी स्कीम कि क्वारंटी स्कीम है क्या, कौन से टैक्स पेयर असाइन कर चुके हैं, क्या क्या पॉइंट्स थे वो डिस्कस किया। अब हम समझेंगे कि ऑप्टिंग एंड ऑप्टिंग आउट कैसे कर सकते हैं। आप किस तरीके से क्वारंटी स्कीम में जा सकते हैं या फिर गलती से आप क्वारंटी स्कीम में चले गए हैं, आप उससे बाहर आना चाहते हैं, तो उसका क्या कॉन्सेप्ट रहेगा। तो यहाँ पर एक पॉइंट बताया गया है कि कोई भी टैक्स पेयर जो कि क्वारंटी स्कीम में है वो कभी भी स्कीम से बाहर आ सकता है, कभी भी स्कीम में जा सकता है, लेकिन उसकी एक डेट होगी। क्या डेट होगी? फॉर द क्वार्टर। अगर वो किसी भी क्वार्टर में स्कीम में जाना चाहता है या फिर बाहर आना चाहता है तो उसको क्या याद रखना होगा? फ्रॉम फर्स्ट ऑफ सेकेंड मंथ ऑफ प्रीवियस क्वार्टर की डेट एंड लास्ट डेट ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर की डेट। अभी एक आगे एक टेबल मिलेगा आपको, जिस टेबल में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि ये डेट कैसे काउंट करेगा और GST पोर्टल में भी ये डेट आपको ओपन मिलेगा अगर आपको किसी भी क्वार्टर में स्कीम में जाना है फिर बाहर आना है। अभी आगे इस टेबल में हम समझेंगे। देन उसके बाद ये है कि जो भी क्वारंटी स्कीम में है उन पे जो कंडीशन लागू होगी, जो भी गवर्नमेंट द्वारा अनाउंस किया होगा, लेटेस्ट एप्लीकेबल होगा, उनको GSTR3 और GSTR1 क्वार्टरली बेसिस पे तैयार करना होगा। जो भी एक्सरसाइज दिया होगा रिटर्न फाइल करने का, उन्हीं के हिसाब से चलना होगा। तीसरा, वो सभी टैक्स पेयर जो क्वारंटी स्कीम में है, तो जो गवर्नमेंट द्वारा एप्लीकेबल रिटर्न फाइल का डेट है, कौन सी किस फाइल में करना है, उसी के हिसाब से चलना होगा। ऐसे में वो रिवाइज नहीं कर सकते कि वो GSTR वो क्वारंटी स्कीम में थे और वो ऑटोमेटिक सिस्टम बाहर निकाले। तो ऑटोमेटिक सिस्टम आपको क्वारंटी स्कीम से नहीं निकालेगा, आपको खुद रिवाइज करना होगा अगर आप उस स्कीम में जाना चाहते हैं या फिर बाहर आना चाहते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, या तो फिर आपका जो एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर है वो 5 करोड़ से ज्यादा हो जाए। अगर 5 करोड़ से ज्यादा हो जाएगा तो GST सिस्टम आपको ऑटोमेटिक क्वारंटी स्कीम से बाहर निकाल देगा। ऐसे में बाय डिफॉल्ट आपको नहीं निकालेगा जब तक कि आप सेल्फ रिवाइज नहीं करेंगे जो भी आपका रिटर्न प्रोसेस है। अब यहाँ पर एक टेबल बताई गई है जहां पर हम ये समझेंगे कि आपको किस डेट में स्कीम में जाना है और किस डेट से आपको स्कीम से बाहर आना है, जो इससे पहले डिस्कस हुआ था। तो अभी जो हमारा क्वार्टर चल रहा है जनवरी फरवरी मार्च, अगर इस क्वार्टर में कोई क्वारंटी स्कीम में है, वो चाहता है कि अप्रैल से जो क्वार्टर स्टार्ट होगा, अप्रैल वाले क्वार्टर में वो क्वारंटी स्कीम में नहीं रहना चाहता है या फिर उस स्कीम से बाहर आना चाहता है, तो यहाँ पर वही डेट यहाँ पर समझाया गया। तो ये देखिए, अप्रैल मई जून क्वार्टर 1, जुलाई अगस्त सितंबर 2, 3, 4। तो ऐसे में क्या होगा, 1 फरवरी, क्योंकि क्या बोला गया था यहाँ पर देखिए, एक लाइन कहा गया था, पीछे चलते हैं थोड़ा सा।
फ्रॉम फर्स्ट ऑफ सेकंड मंथ ऑफ प्रीवियस क्वार्टर, पिछले क्वार्टर का सेकंड मंथ आपको लेना पड़ेगा। जी सर। ओके, तो यहाँ पर आपको जो प्रीवियस क्वार्टर था, प्रीवियस क्वार्टर क्या था, जनवरी फरवरी मार्च, और जनवरी फरवरी का सेकंड मंथ क्या था, फरवरी। तो 1 फरवरी से लेके प्रीवियस क्वार्टर टू लास्ट डे ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर। तो आपका फर्स्ट क्वार्टर क्या था, अप्रैल। तो अप्रैल की 30 तारीख तक डेट ओपन रहेगी, आप उस स्कीम से बाहर आ सकते हैं या फिर उस स्कीम में जा सकते हैं। इसी तरीके से अगर जुलाई अगस्त सितंबर में आप क्वारंटीन स्कीम में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो वो डेट क्या रहेगी, पिछला क्वार्टर क्या था, अप्रैल मई जून, तो अप्रैल का सेकंड मंथ क्या था, 1 मई। तो 1 मई से लेके जो भी क्वार्टर चल रहा है जुलाई 1 31 जुलाई तक, तो ये डेट इस तरीके से आपका काम करेगा और इसी डेट के बीच में आप स्कीम को चेंज कर सकते हैं। क्लियर। इसी तरीके से यहाँ पर चारों डेट दी गई है। तो ये था क्वारंटीन स्कीम में मूव करना या फिर उससे बाहर आना, वो हमने समझ लिया। अब हम समझेंगे कि IFF है क्या चीज, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, किस तरीके से काम करेगा और इसमें आपको क्या करना है। तो जो भी क्वारंटीन स्कीम में है उन पे ये IFF की फैसिलिटी लागू होती है, जो कि 1 जनवरी 2021 से एप्लीकेबल है। इसमें करना क्या होगा, IFF के जरिए आपका जो B2B इनवॉइसेस है, रजिस्टर्ड इनवॉइसेस, और साथ में जो आपका क्रेडिट नोट डेबिट नोट रजिस्टर्ड इनवॉइसेस हैं उनको अपलोड करना होगा IFF के जरिए। तो इसमें आपको फर्स्ट मंथ ऑफ क्वार्टर, सेकेंड मंथ ऑफ क्वार्टर, सिर्फ 2 ही महीने का इनवॉइस अपलोड करना होगा। जैसे अभी क्वार्टर चल रहा है जनवरी फरवरी मार्च, और मान लेते हैं कि हम सभी क्वारंटीन स्कीम में, तो हम क्या करेंगे, जनवरी मंथ का इनवॉइस अपलोड करेंगे, फरवरी मंथ का इनवॉइस अपलोड करेंगे, मार्च मंथ का अपलोड नहीं करेंगे। इसमें सिर्फ आपको फर्स्ट मंथ ऑफ क्वार्टर, सेकेंड मंथ ऑफ क्वार्टर, 2 ही मंथ का इनवॉइस अपलोड करना है। जो मार्च मंथ का आपका इनवॉइस होगा, तो जब आपका क्वार्टर कंप्लीट होगा, एंड होगा, तो उसके साथ ही GSTR1 के साथ ही आप वो डिटेल मेंशन करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जिस भी मंथ का आप इनवॉइस अपलोड कर रहे हैं IFF के जरिए, तो उसकी एक लिमिट डिसाइड करिए गवर्नमेंट ने, 50 लाख पर मंथ। तो आप 50 लाख पर मंथ के ऊपर का इनवॉइस अपलोड नहीं कर सकते हैं, नहीं दिखा सकते हैं। तो आपको 50 लाख तक या फिर उससे कम इनवॉइस को अपलोड करना होगा। और इसकी जो डेट रहेगी 1 तारीख से लेके 13 तारीख तक, 13 तारीख लास्ट डेट है। अगर 13 तारीख के बाद आप ये काम करेंगे तो वो वहां से ऑप्शन बंद हो जाएगा। तो जनवरी की डेट क्या थी, अगर जनवरी मंथ में आपने पूरा काम किया है और आपको इनवॉइस अपलोड करना था, तो 1 फरवरी से लेके 13 फरवरी तक ये काम करना था आपको। ठीक है। इसी तरीके से फरवरी चल रही है, फरवरी एंड होने वाली है, तो 1 मार्च से लेके 13 मार्च तक आपको इनवॉइस अपलोड करना होगा फरवरी मंथ का। अगर 14 तारीख को करेंगे तो वो डेट, जो वो ऑप्शन बंद हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट इस तरीके से वर्क करेगा। अब इसमें कुछ पॉइंट्स है जिन्हें हमें ध्यान में रखना है। क्या क्या पॉइंट्स है, चलिए उसको समझ लेते हैं। तो जो भी क्वारंटीन स्कीम में है उनको IFF के जरिए आउटवर्ड जो सप्लाई है GSTR1 क्वार्टरली तैयार करनी होगी, पहली चीज। दूसरी चीज, क्वारंटीन स्कीम में जो लोग हैं उनको सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड मंथ का ही इनवॉइस अपलोड करना होगा, जो भी क्वार्टर चल रहा होगा। उसके बाद जो भी इनवॉइसेस हैं या फिर मार्च का है, क्वार्टर एंड करने के बाद फाइल करना होगा। तीसरा, इसमें एक लिमिट है, 50 लाख से ज्यादा आप इनवॉइस को नहीं दिखा सकते पर मंथ, एक्सीड नहीं करना चाहिए, 50 लाख से कम होना चाहिए। इसका एक रीजन भी है, अगर आप 50 लाख से ऊपर का इनवॉइस दिखाएंगे पर मंथ और अगर आप उसको मल्टीप्लाई 12 करेंगे तो आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा चला जाएगा।
तो इसका मतलब आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, इसीलिए गवर्नमेंट ने इसकी लिमिट फिक्स की है ताकि वो पता चल जाए कि वो आपका जो टर्नओवर है लेस देन 5 करोड़। तो यहाँ पर हमने 3 पॉइंट को समझ लिया। उसके बाद कुछ और भी पॉइंट्स हैं। अब बात आता है कि IFF में क्या अपलोड करें। B2C भी होता है, B2C स्मॉल भी होता है, B2C लार्ज भी होता है, एक्सपोर्ट इनवॉइस भी होता है, रिलेटेड होता है। तो उस केस में आपको सिर्फ क्या करना है, IFF में B2B इनवॉइसेस को अपलोड करना है जो कि रजिस्टर्ड इनवॉइसेस होंगी, और साथ में आपको क्रेडिट नोट, डेबिट नोट अपलोड करना है जो कि रजिस्टर्ड इनवॉइसेस होंगी। B2B अमेंडमेंट भी कर सकते हैं आप, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट अमेंडमेंट भी आप कर सकते हैं। इसमें आप B2C स्मॉल, B2C लार्ज, रिलेटेड, एक्सपोर्ट इस तरह का इनवॉइस का डाटा अपलोड नहीं करेंगे अगर आप क्वारंटाइन स्कीम में हैं। सेकेंड पॉइंट, इसकी जो लास्ट डेट है 13 तारीख है आफ्टर 13। अगर आप 13 के बाद करते हैं, 14 तारीख को करते हैं, 15 तारीख को करते हैं, तो GST पोर्टल से वो ऑप्शन गायब हो जाएगा, अपलोड करने का वो ऑप्शन गायब हो जाएगा, आप वो काम नहीं कर पाएंगे। लास्ट डेट है 13 तारीख। तीसरा पॉइंट, IFF के जरिए जो आप फाइल सबमिट कर रहे हैं, जो इनवॉइस अपलोड कर रहे हैं, आपको फ्लेक्सिबिलिटी दी जा रही है कि 1 तारीख से लेके 13 तारीख तक आप ये काम कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं है कि 13 तारीख लास्ट डेट है, आप 13 तारीख को करिए, आप 1 तारीख को करिए, 2 को करिए, 7 को करिए, 8 को करिए, जब भी आपको कंफर्टेबल महसूस हो। फिर उसके बाद 4 पॉइंट, जो भी आप इनवॉइस अपलोड कर रहे हैं, फाइल कर रहे हैं, उसे आप सेव कर सकते हैं। एंड ऑफ डे जो भी है आप उसको सेव कर सकते हैं। अगर आप सबमिट कर देंगे तो आप उसको चेंजेस नहीं कर पाएंगे, रिसेट भी नहीं कर पाएंगे। और अगर आपने इनवॉइस को सेव किया है तो बाई चांस गलत इनवॉइस अपलोड हो गई है, आपको कुछ चेंजेस करना है, मॉडिफाई करना है, तो रिसेट बटन दबा के आप वो काम कर पाएंगे। तो ये इस तरीके से काम आपका करेगा। सेव का मतलब ये है कि आपके पास मल्टीपल इनवॉइसेस हैं और आपने 2 तारीख को 5 इनवॉइस अपलोड कर दिया, सेव कर दिया, फिर इसी तरीके से 7 तारीख को पोर्टल ओपन किया, वहां पर 5 इनवॉइस अपलोड किया, सेव कर दिया। तो इस तरीके से आप डे टू डे इनवॉइस को सेव कर सकते हैं, और जब 13 तारीख आएगी एक बार आप उसको चेक करेंगे, देन उसके बाद आप सबमिट कर सकते हैं। और इसमें क्या पॉइंट्स हैं, अगर आपने एक बार सबमिट कर दिया, जो भी रिटर्न फाइल है जनवरी फरवरी की सबमिट कर दिया, तो आप उसको डिलीट नहीं कर सकते। यहाँ तक कि जो रीसेट बटन है आप उससे भी उसको चेंजेस नहीं कर सकते। सेकंड, कंटिन्यू ऑप्शन दिया जा रहा है अपलोड करने का 1 तारीख से लेके 13 तारीख तक, ताकि आपके पास कोई एक्सक्यूज ना रहे कि डेट चली गई या फिर वो गया। 13 दिन दिया जा रहा है इनवॉइस अपलोड करने का समय। थर्ड पॉइंट, अगर आप 13 तारीख के बाद इनवॉइस अपलोड करते हैं तो वो जो ऑप्शन वहां पर अपलोड करने का होगा वो फ्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रीज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इन केस ऐसा भी हो सकता है कि जनवरी फरवरी मंथ का आपने 15 इनवॉइस B2B काटा और आपने 13 तारीख तक 10 ही इनवॉइस को अपलोड किया, 5 इनवॉइस अपलोड करना भूल गए और आपको 15 तारीख को याद आता है कि 5 इनवॉइस भी अपलोड करना है। तो ऐसे में सिस्टम आपको जो 5 इनवॉइस आपकी रह गई है उसको अपलोड नहीं करने देगा, क्योंकि वो ऑप्शन फ्रीज कर देगा। फिर आपको वेट करना होगा क्वार्टर एंड होने का। जब क्वार्टर एंड होगा, जब GSTR1 तैयार करेंगे उसमें वो सारी डिटेल मेंशन करेंगे। जो भी IFF के जरिए इनवॉइस अपलोड कर रहे हैं, आउटवर्ड सप्लाई दिखा रहे हैं GST पोर्टल पे, तो उसका जो ऑटो रिफ्लेक्ट पड़ेगा आपका GSTR2A एंड GSTR2B में। जो भी उसका कंसर्न रेसिपिएंट होगा जिसका वो ITC क्लेम कर सकेगा, तो उसके GSTR2A में एंड 2B में ऑटो रिफ्लेक्ट कर जाएगा, जिस तरीके से अभी होता है। रिमेनिंग इनवॉइसेस, जो इनवॉइसेस छूट गई हैं तो आप उनको अपलोड नहीं कर पाएंगे 13 तारीख के बाद। फिर आपको GSTR1 जो उसका लास्ट डेट होगा उसके साथ ही अपलोड करेंगे।
IFF में आपको सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड मंथ का ही इनवॉइस अपलोड करना है, और जो आप फर्स्ट एंड सेकंड मंथ में अपलोड कर रहे हैं तो नॉट रिक्वायर्ड टू बी फर्निश अगेंस्ट GSTR1। तो जब आपका GSTR1 की डेट आएगी, क्वार्टर एंड हो जाएगा, GSTR1 की डेट आएगी, तो इस रिपोर्ट में आपको जरूरत नहीं है कि फर्स्ट मंथ में आपने क्या अपलोड किया था, सेकंड मंथ में क्या अपलोड किया था, क्योंकि ये सारी डिटेल GST पोर्टल में सेव हो रही है। इसमें सिर्फ आपको मार्च का लेके वो फाइल करना होगा। लास्ट पॉइंट अब ये आता है कि IFF क्या मैंडेटरी है, तो गवर्नमेंट ने इसे मैंडेटरी नहीं किया है। आप इसको चाहे तो अपलोड कर सकते हैं, चाहे तो नहीं कर सकते, तो ये ऑप्शनल है, कोई मैंडेटरी नहीं है। हालांकि इसे हमें करना चाहिए, क्योंकि QRMP स्कीम में कॉन्सेप्ट क्या है, टैक्स का जो पेमेंट है वो मंथली बेसिस है। तो अगर टैक्स का पेमेंट मंथली बेसिस है तो हमें मंथली वाइज ITC कितना बन रहा है ये भी विजिबल होना चाहिए, और वो विजिबल कब होगा, जब आप IFF के जरिए इनवॉइस को अपलोड करें। तो ये हमें फिलहाल के लिए करना चाहिए, आप चाहे तो उसे नहीं भी कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमें ध्यान में रखना था। अब यहाँ पर हम सीखेंगे कि टैली प्राइम किस तरीके से आपको हेल्प करेगा जेसन फाइल बनाने में, और साथ ही साथ में ऑफलाइन टूल से आप जेसन कैसे बनाएंगे अगर आप QRMP स्कीम में हैं तो मंथली देखिए क्या है, मंथली आपको B2B इनवॉइसेस एंड क्रेडिट नोट, डेबिट नोट इनवॉइसेस जो कि रजिस्टर्ड इनवॉइसेस होगी उन्हीं को अपलोड करना होगा। तो उसके यहाँ पर कुछ स्टेप दिए हैं, इस स्टेप से आप टैली प्राइम से जेसन बना पाएंगे अगर आप QRMP स्कीम में हैं। नॉर्मल जैसे बनता है वो तो बनेगा ही, प्लस जो QRMP स्कीम में है उनके लिए जेसन अलग हो जाएगा, क्योंकि वहां पर सिर्फ 2 इनवॉइस का डिटेल मांगा गया है, B2B एंड क्रेडिट नोट, डेबिट नोट। तो उस केस में आपको ये सारे स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा, जो भी हम करके दिखाएंगे। ये सारा स्टेप यहाँ पर दिया गया है। इसी तरीके से आपका क्वार्टरली रिटर्न का भी होगा। अगर क्वार्टर एंड हो गया है, जनवरी, फरवरी, मार्च का GSTR1 फाइल करना है, तो उसका भी यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप तरीका बताया गया है। ये PDF हम एल्पसॉफ्ट अनिल सर को शेयर कर देंगे, आप उनसे डिस्कस कर लीजिएगा। तो हम चलते हैं सॉफ्टवेयर पे और देखेंगे कि किस तरीके से आपको जेसन बनाना है टैली प्राइम से, और साथ ही साथ ऑफलाइन टूल से आप जेसन कैसे बना सकते हैं वो भी हम समझेंगे। तो हम आ गए हैं टैली प्राइम स्क्रीन पे। ये हमारी कंपनी है एडसॉफ्टेक 2021, और हमें फरवरी मंथ का या फिर जनवरी मंथ का GSTR1 अपलोड करना है, और हम QRMP स्कीम में हैं। तो क्या करेंगे, उसके लिए जाएंगे GSTR1 रिपोर्ट पे, गो टू पे क्लिक किया, गो टू पे क्लिक करने के बाद टाइप करेंगे 1, तो आपके सामने GSTR1 की रिपोर्ट आ जाएगी। सेलेक्ट करेंगे, एंटर बटन प्रेस करेंगे। अब यहाँ से वो सारे स्टेप को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डेट सेट करना होगा, किस मंथ का हम जेसन बनाना चाहते हैं। तो यहाँ से F2 करके फरवरी मंथ का हम यहाँ से ले लेते हैं। ये फरवरी मंथ हमने सिलेक्ट कर लिया, और सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको मिसमैच देखना है कि यहाँ कोई मिसमैच तो नहीं शो कर रहा है, तो 0 है हमारा, और यहाँ तो कोई मिसमैच नहीं है। 2 पॉइंट हो गया, 2 स्टेप, पहला मंथ, दूसरा मिसमैच। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए B2B शो कर रहा है, और उसके बाद B2C स्मॉल शो कर रहा है। तो
अब हम क्या है क्वारंटी स्कीम में है, तो उसमें क्या करना होगा, हमें सिर्फ B2B इनवॉइस का डिटेल देना होगा, क्योंकि B2C स्मॉल नहीं देना है। और यहाँ पर हमारा कोई भी क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, रजिस्टर्ड इनवॉइसेस नहीं है। ठीक है, तो ऐसे में आप यहाँ पर आके Alt E करके ई रिटर्न पे जाके डायरेक्ट जेसन नहीं बनाएंगे। अगर आपने डायरेक्ट जेसन बना दिया तो जिस हिसाब से पहले बनना था उस हिसाब से बनेगा, क्योंकि अभी इसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट नहीं आया है। आने वाले रिलीज में आप इसका अपडेट पाएंगे। यहाँ पर हमें करना क्या है, हमें यहाँ पर सिर्फ B2B इनवॉइस का डाटा भेजना है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, तीसरा स्टेप, पहला स्टेप डेट, सेकेंड स्टेप आप मिसमैच चेक कर लेंगे कोई है तो नहीं, तो 0 है हमारे केस में। थर्ड स्टेप क्या होगा, आपको चेंज व्यू पे क्लिक करना होगा, यहाँ से जाना होगा स्टेटस रिकंसिलिएशन पे। यहाँ पे जाने के बाद आपको टेबल वाइज इनवॉइस देखने को मिल जाएंगे। तो हमें क्या करना है, B2B इनवॉइसेस को अपलोड कराना है। तो यहाँ पर जाके एंटर बटन पे प्रेस करेंगे तो आपके सामने सारी इनवॉइस आ जाएंगी। कंट्रोल स्पेस बार प्रेस किया मैंने, सभी एंट्री एक साथ सेलेक्ट हो गई। उसके बाद सेट स्टेटस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम ले लेंगे अपलोडेड या फिर टू बी अपलोडेड या फिर एक्सेप्टेड, कोई भी ले सकते हैं। यहाँ से ले लेते हैं टू बी अपलोडेड और रिकनसाइल्ड, क्योंकि ये रिकनसाइल्ड होना चाहिए जो भी हम जेसन बना रहे हैं। ठीक है, तो रिकनसाइल्ड मैंने यहाँ से ले लिया। देखिए स्टेटस चेंज हो गया। अब यहाँ से बाहर निकलेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है। B2C स्मॉल 6 इनवॉइसेस है। अब हमें B2C स्मॉल का डाटा तो भेजना नहीं है, तो यहाँ पर आने के बाद एंटर बटन करेंगे। आपके सामने आ गया कंट्रोल स्पेस बार अल्टर S टू बी अपलोडेड और नॉट रिकनसाइल्ड। नॉट रिकनसाइल्ड कर देंगे तो जो भी जेसन बनेगा आप अपलोड करेंगे वहां पर ये सारी एंट्री रिकनसाइल्ड नहीं होगी। तो नॉट रिकनसाइल्ड कर दिया, ये देखिए स्टेटस यहाँ पर चेंज हो गया। फिर से बाहर निकलेंगे तो इसी तरीके से अगर आपका जिस भी टेबल में एंट्री शो कर रही है वहां पर जाके आपको यही प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। कंप्लीट करने के बाद आप यहाँ से एस्केप करके बाहर निकलेंगे। 3 स्टेप फॉलो कर लिया। फोर्थ स्टेप क्या होगा, आपको F12 करना होगा। F12 किया तो यहाँ से शो एचएसएन एंड एसए समरी नो करना होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने IFF के जरिए एचएसएन समरी का डिटेल नहीं मांगा है। तो आप यहाँ से इसको नो करके सेव कर देंगे। फोर्थ स्टेप हो गया। फिर 5वां स्टेप आपको क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है नॉर्मल। तो यहाँ से जाएंगे एक्सपोर्ट ई रिटर्न देंगे, यहाँ से लोकेशन फाइल जहां पर आप एक्सपोर्ट कराना चाहते हैं, फाइल का नाम आ जाएगा। देन उसके बाद एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट समरी, इसे आपको नो करना है, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट समरी का भी डिटेल नहीं मांगा है। तो यहाँ से आप इसको नो करके पे क्लिक करके इसको एक्सेप्ट कर दें। सेंड बटन पे क्लिक किया, आपका ये जेसन क्रिएट हो गया अगर आप क्वारंटी स्कीम में है। तो इस तरीके से आप सॉफ्टवेयर से जेसन फाइल बनाएंगे। हमारा जेसन फाइल बन चुका है, ये देखिए। और इसको जिस तरीके से आप जीएसटी पोर्टल पर जाके अपलोड करते हैं, बाकी का प्रोसेस सब सेम रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप बनाएंगे जेसन। और अब हम देखेंगे कि ऑफलाइन टूल से आप जेसन कैसे बना सकते हैं। ठीक, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहला काम जीएसटी पोर्टल पे जाके ऑफलाइन टूल को डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद आप उसे इंस्टॉल कर लेंगे अपने सिस्टम पे। तो देखिए मैंने डाउनलोड कर लिया है और उसको इंस्टॉल कर लिया है, जीएसटी पोर्टल का ऑफलाइन टूल। तो अब हमें क्या करना होगा, अगर आप ऑफलाइन टूल से जेसन बना रहे हैं, इन केस
आपका जेसन काम नहीं कर रहा है, 99% आपका वर्क करेगा, कुछ केसेस में हो सकता है कि शायद वर्क ना करे, तो ऑफलाइन टूल से आप उसको जेसन बनाइएगा। यहाँ से आपने डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया, उसके बाद आप जाएंगे टैली प्राइम पे अपने, फिर उसके बाद यहाँ से डायरेक्ट आप मंथ सेलेक्ट करेंगे, मिसमैच देखेंगे, फिर आपको ये जो प्रोसेस किया था वो सारा प्रोसेस नहीं करना है, सिंपल सा एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना, ई रिटर्न पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप एक्सेल से भी जेसन बना सकते हैं, CSV से भी जेसन बना सकते हैं। तो यहाँ से हम ले लेते हैं CSV, उसके बाद एक्सेल का भी आपको बता देंगे। तो यहाँ से हम लेंगे CSV फॉर्मेट, लोकेशन का नाम, और यहाँ पर आप चाहें तो इसको यस कर सकते हैं, ठीक है, और वाउचर कर सकते हैं। जो सेटिंग मैंने जेसन बनाया था टैली प्राइम से, वो सारी सेटिंग फिर आपको कुछ नहीं करनी होगी, जैसा पहले था वैसे ही सब कुछ वैसे ही कर देना है, आप बस एक्सपोर्ट करेंगे, वहां पर सारा काम होगा। तो नॉर्मल मैंने एक्सपोर्ट बटन पे क्लिक किया, ई रिटर्न, CSV, और यहाँ पर यस कर देंगे, और वाउचर, सेंड बटन पे क्लिक कर दिया। तो होगा क्या कि आपका टेबल वाइज जिस भी टेबल में आपकी एंट्री होगी वही टेबल की एंट्री क्या होंगी, एक्सपोर्ट हो जाएंगी। तो ये देखिए नॉर्मल एक्सपोर्ट हुआ है आपका। तो यहाँ पर देखिए कि आपका B2B शो कर रहा है 6 एंट्री, तो यहाँ पर देखिए B2B में आया है, ये एक्सपोर्ट हो गया है। इसी तरीके से B2C स्मॉल में 3 टेबल में 6 एंट्री है, तो ये 3 टेबल वाला भी एक्सपोर्ट हुआ है। साथ ही साथ में HSM भी एक्सपोर्ट हुआ है, क्योंकि मैंने F12 से वो ऑप्शन यस कर दिया था, ठीक है। तो ये आपने एक्सपोर्ट कर लिया है। एक्सपोर्ट करने के बाद आप जाएंगे ऑफलाइन टूल पे, इसको डबल क्लिक करेंगे, ऑफलाइन टूल पे डबल क्लिक करने के बाद आपका क्रोम पे इसका ऑफलाइन टूल का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। देखिए आपके सामने ऑफलाइन टूल का पेज आ गया और आपने CSV में एक्सपोर्ट करके रखा हुआ है। फिर आप क्या करेंगे, अपलोड न्यू इनवॉइस, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे GSTR1 IFF जो भी है, तो हम GSTR1 IFF में है। उसके बाद अपनी कंपनी का GST सप्लायर नंबर यहाँ पर एंटर कर देंगे। देन उसके बाद फाइनेंशियल ईयर जो भी आपका होगा, किस मंथ का आप ये फाइल जैसे बनाना चाहते हैं, जनवरी फरवरी, तो यहाँ से फरवरी ले लेंगे। अगर आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आते हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो पे क्लिक करेंगे। इसके बाद इस टैक्स पेयर क्वार्टरली फाइलर, अगर आप क्वार्टरली फाइलर हैं तो यस, अदरवाइज नो। तो क्योंकि हम क्वारंटी स्कीम में है तो हमारा क्वार्टरली फाइलर होगा। तो यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया और प्रोसीड बटन पे क्लिक कर दिया। एक कंफर्मेशन मैसेज आएगा कि प्लीज़ ये सारी इंफॉर्मेशन चेक कर लीजिए, अगर करेक्ट है तो यस पे क्लिक करेंगे, अगर करेक्ट नहीं है तो नो पे क्लिक करके इंफॉर्मेशन को एडिट करेंगे। तो पहले तो यहाँ से सारा डाटा एरेज कर देते हैं। फिर आपके सामने इस तरह का स्क्रीन आएगा। फिर आपको जाना है इंपोर्ट फाइल पे। यहाँ से देखिए अभी एक्सेल है और क्योंकि मैंने एक्सेल में नहीं किया है, CSV में किया है, तो उसके लिए हम जाएंगे यहाँ पर सिलेक्ट सेक्शन पे। तो यहाँ से हम ले लेंगे, आप क्या अपलोड करना चाहते हैं, B2B इनवॉइसेस। B2B इनवॉइसेस
और आपके सामने आ गया। इंपोर्ट CSV कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं एक्सेल से। तो यहाँ से हम ले लेंगे इंपोर्ट CSV, क्योंकि मैंने टैली प्राइम से CSV फॉर्मेट एक्सपोर्ट किया है। यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद जहां पर भी आपने एक्सपोर्ट किया था फॉर्मेट, उस लोकेशन पे जाएंगे। तो ये देखिए हमारे सामने आ गई, और ओपन पे क्लिक कर देंगे। आपका डाटा सेव करना चाहते हैं तो आप यहां से इसको सेव करेंगे। तो यहाँ पर यस बटन पे क्लिक कर देंगे, आपका डाटा सेव हो चुका है। इसी तरीके से अगर आपका B2B भी क्रेडिट नोट है, क्योंकि यहाँ पर देखिए मैंने अभी B2B इनवॉइस को अपलोड किया है, डाटा सेव कर दिया। हो सकता है कि आपका क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, रजिस्टर्ड इनवॉइस भी यहाँ पर हो। उस केस में आपको फिर से यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट। और यहाँ पर देखिए कि आपने स्टार्टिंग में क्वार्टरली फाइलर चूज किया, तो यहाँ पर ये 4 टेबल ही शो करनी है, इसके अलावा कोई भी टेबल शो नहीं करेगा। अगर आप मंथली फाइल लेंगे तो वहां पर मंथली के हिसाब से टेबल शो करेंगे। तो अगर आपके पास क्रेडिट नोट, डेबिट नोट की भी इनवॉइसेस है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसको भी एक्सपोर्ट कर लेंगे। 2 बार आपको एक्सपोर्ट करना होगा अलग अलग। अगर आपने एक्सपोर्ट कर लिया है, देन उसके बाद आप फिर व्यू समरी पे क्लिक करेंगे। ये आपके देखिए इनवॉइस अपलोड हो गई। एक बार टैली से मैच कर लेंगे। ये देखिए आपका B2B 6 इनवॉइसेस, ये देखिए 6 इनवॉइस शो कर रहा है। सेंट्रल टैक्स अमाउंट आपका बनना है 9,993। यहाँ पर एंटर करेंगे, ये देखिए आपका CGST 9,993 और SGST 9,993 मैच कर रहा है। मैच करने के बाद आप क्या कर लेंगे, जनरेट फाइल पे क्लिक कर देंगे। अब ये आपका जेसन बन गया। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, फिर GST पोर्टल पर जाके जिस तरीके से वर्क करते हैं वैसा काम कर सकते हैं। तो ये तो हो गया CSV फॉर्मेट से जेसन फाइल को बनाना। ओके, अब यहाँ पर हम CSV फॉर्मेट से बनाना सीख लिया, टैली प्राइम से डायरेक्ट कैसे जेसन बनाएंगे वो भी आपने सीख लिया। अब चलिए देख लेते हैं कि आपको अगर एक्सेल से बनाना है तो वो कैसे करेंगे। तो यहाँ से हम ले लेते हैं अब की बार जनवरी मंथ, आप कोई भी मंथ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जनवरी मंथ में B2B 2 है और एक हमारा डेबिट नोट, क्रेडिट नोट 1 है। तो हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले हम इस मैच चेक कर लेंगे, 0 है, यहाँ पर भी 0 है। उसके बाद एक्सपोर्ट बटन पे क्लिक करेंगे, ई रिटर्न पे क्लिक करेंगे और आप यहाँ से CSV ले सकते हैं जैसा कि अभी मैंने दिखाया। अब हम समझेंगे एक्सेल का। तो एक्सेल मैंने यहाँ से लिया और नॉर्मल जिस तरीके से एक्सपोर्ट करते हैं एक्सपोर्ट कर दिया। मॉर्निंग मैम, मॉर्निंग संदेश। तो एक्सेल में जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आपका टेबल वाइज सारी एंट्री एक ही एक्सेल सीट में एक्सपोर्ट हो जाती है। लेकिन जब आप CSV फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करते हैं तो टेबल वाइज आपका अलग अलग एक्सपोर्ट होता है। अभी आपने देखा B2B का अलग होगा, B2C स्मॉल में अगर कोई एंट्री है तो उसका अलग एक्सपोर्ट हो जाएगा, B2C लार्ज की कोई एंट्री है तो उसका अलग एक्सपोर्ट हो जाता है CSV वाले केस में। लेकिन अगर आप एक्सेल में एक्सपोर्ट करते हैं तो उस केस में सारी टेबल सीट वाइज अलग अलग एक ही एक्सेल में एक्सपोर्ट हो जाता है। तो उस केस में हमें क्या करना होगा, अभी इसको हम लोग देखते हैं और समझते हैं। तो यहाँ से हमारा डाटा एक्सपोर्ट हो चुका है एक्सेल में। अभी ये ओपन करके दिखाएगा।
ये देखिए डाटा एक्सपोर्ट हो गया है और यहाँ पर सारे जो टेबल हैं डॉक्यूमेंट्स वाइज भी दिख रहा है आपको, HSN वाइज डिटेल भी दिख रहा है, एग्जाम का अगर कुछ होगा ना, साथ ही साथ में B2B शो कर रहा है, B2C लार्ज भी शो कर रहा है, स्मॉल भी शो कर रहा है, क्रेडिट नोट डेबिट नोट सब कुछ शो कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया, जिस तरीके से एक्सपोर्ट होता है वैसे हुआ। अब यहाँ से इसको हम क्लोज कर देंगे, अभी मैंने कुछ नहीं किया। अब जाएंगे ऑफलाइन टूल पे, ओपन कर लेंगे आप इसको, फिर आप इंपोर्ट फाइल पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर देखिए आपको इंपोर्ट एक्सेल का एक बटन मिल जाएगा, आप यहाँ से क्लिक करेंगे इंपोर्ट एक्सेल। एक बार जहां पर भी आपकी फाइल रखी होगी इस फाइल को सिलेक्ट करना है और ओपन बटन पे क्लिक कर देंगे। तो अभी एक आएगा एरर, इसको यस कर देते हैं और ये देखिए आपके सामने एरर आ गया, क्योंकि ये बता रहा है कि आप IF की फैसिलिटी में आते हैं और उसमें आप सिर्फ या तो B2B इनवॉइसेस या फिर क्रेडिट नोट डेबिट नोट रजिस्टर इनवॉइसेस, B2B अमेंडमेंट, क्रेडिट नोट डेबिट नोट अमेंडमेंट, इसी तरह का ट्रांजेक्शन इनवॉइस अपलोड कर सकते हैं। और आप जो यहाँ पर एक्सेल दे रहे हैं यहाँ पर कई से तरह के इनवॉइस हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना होगा, इसको यहाँ से ओके कर देते हैं। आप जाएंगे उस एक्सेल की फाइल में, तो ये हमारी एक्सेल की फाइल है जनवरी मंथ का, आप इसको ओपन करेंगे। इसीलिए सबसे बेहतर तरीका है CSV फॉर्मेट, क्योंकि ये अलग अलग टेबल वाइज एंट्री को एक्सपोर्ट कर देता है एक्सेल के हिसाब से। अगर आप एक्सेल में करेंगे तो आपको ये एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा जो हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आने के बाद आप क्या करेंगे, उन सभी सारी टेबल को डिलीट कर देंगे जिनकी ज़रूरत आपको नहीं है, क्योंकि HSN नहीं मांगा गया है तो आप यहाँ से इसको डिलीट कर देंगे। डॉक्यूमेंट समरी डिटेल भी नहीं मांगा गया है QRMP स्कीम में, तो आप इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे। एग्जेम्प्ट भी नहीं मांगा गया है, एडजस्टमेंट भी नहीं मांगा गया है, तो फटाफट यहाँ से उन सभी सीट को डिलीट कर देंगे जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पर सिर्फ हम उन्हीं सीट का डिटेल रखेंगे जिनकी हमें ज़रूरत है। तो डेबिट नोट क्रेडिट नोट अनरजिस्टर्ड इनवॉइसेस नहीं मांगा गया, यहाँ से डिलीट कर दिया। आपके सामने आ गया क्रेडिट नोट डेबिट नोट रजिस्टर्ड इनवॉइसेस, ये डिटेल मांगी गई है तो इसको हम छोड़ देते हैं। B2C स्मॉल नहीं मांगा गया है, डिलीट। B2C लार्ज नहीं मांगा गया है, डिलीट। अब ये आपकी एक्सेल शीट तैयार है B2B एंड क्रेडिट नोट डेबिट नोट। इसको एक बार आप सेव कर देंगे और इसको यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक करके बंद कर देंगे। तो ये एक्स्ट्रा काम आपको करना पड़ सकता है अगर आप एक्सेल फॉर्मेट में इंपोर्ट कर रहे हैं। अब हम फिर से एक्सपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, उसी एक्सेल फाइल को मैंने लिया, ओपन बटन पे क्लिक किया, यस पे क्लिक करेंगे और देखिए अब आपके सामने कोई भी एरर नहीं आएगा। ये एक मैसेज आया है कि डॉक्यूमेंट्स जो आप अपलोड कर रहे हैं एक बार चेक कर लीजिए, सब कुछ सही है, तो ओके बटन पे क्लिक किया और व्यू समरी पे क्लिक कर दें और ये देखिए आपका इनवॉइस अपलोड हो गया। एक बार टैली से मैच कर लेंगे आप, तो यहाँ से आएंगे B2B, एंटर बटन प्रेस करेंगे, CGST आपका 31,004 रुपये 24 पैसे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 25,000 का कुछ डिफरेंट आ रहा है। तो आपको
ये चेक करके ही सबमिट करना है, ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पर सबमिट कर देंगे तो यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा ट्रांजिशन में, क्योंकि ये हमारा डेमो डाटा है और इसी डेमो डाटा पे हम वर्क कर रहे हैं। तो आप यहाँ से एक बार चेक करके तब आप जनरेट फाइल पे क्लिक करेंगे। हाँ, क्लियर हो गया। वो आपको जो दिख रहा था 31,000, अब यहाँ पर देखिए इसका ITC भी तो आपको यहाँ पर मिल गया। अगर आप 25,000 और इसको आप ऐड कर देंगे तो आपका सेम उतना ही हो जाएगा जितना यहाँ पर शो कर रहा है, 31,004। और वही यहाँ पर माइनस करके आपको दिखाई दे रहा है CGST HGST आपको इतना पे करना है, ITC यहाँ पर। उसके बाद जनरेट फाइल पे क्लिक करेंगे और आपका जेसन बन के तैयार हो गया। फिर आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेंगे और जिस तरीके से आप GST पोर्टल पे जाकर जेसन को अपलोड करते हैं, काम करते हैं, वैसे ही आपको वर्क करना है। तो ये तरीका था टैली प्राइम से जेसन फाइल बनाने का। डायरेक्ट भी बना सकते हैं, एक्सेल के थ्रू भी बना सकते हैं और CSV फॉर्मेट के थ्रू भी बना सकते हैं। यहाँ तक का किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ सकते हैं, अगर किसी को कोई डाउट है टैली प्राइम से देखें। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिलहाल लास्ट में क्वेश्चन आंसर रहेगा। अगर आपके मन में अभी कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो ट्रेनिंग एंड होने के बाद आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी सर, कोई कुछ कहना चाह रहे हैं? ओके, नहीं संदीप जी, कैरी ऑन कैरी ऑन। हैंग कर दिया क्या? अब यहाँ पर देखिए, अब थोड़ा सा हम जेसन बनाना तो आपने सीख लिया कि टैली प्राइम से जेसन कैसे बनाएंगे। तीनों तरह की फ्लेक्सिबिलिटी है आपके पास है। अब यहाँ पर जेसन बनाने के बाद अपलोड, जेसन बनाने के बाद आप जिस तरीके से नॉर्मल GST पोर्टल लॉगिन करते हैं उस तरीके से लॉगिन करेंगे, रिटर्न पे जाएंगे, रिटर्न डैशबोर्ड पे जाएंगे। फिर आप यहाँ पर अपना फाइनेंशियल जो भी आपका है, पीरियड जो भी है और सर्च बटन पे क्लिक करेंगे तो जो भी क्वारंटाइन स्कीम में होंगे उनके सामने इस तरह का टेबल आएगा। और यहाँ पर लास्ट डेट आपकी लिखी होगी 13 तारीख, ठीक है, क्योंकि ये डेमो पिक्चर का फोटो यहाँ पर लगाया गया है इसलिए आपको 31/12 का डेट यहाँ पर शो कर रहा है। तो अगर आपने जेसन बनाया है तो प्रिपेयर ऑफलाइन पे जाके आप उस फाइल को अपलोड कर देंगे और जिस तरीके से वर्क बाद में होता है वैसे ही आप करेंगे। और अगर आप 13 तारीख के बाद यहाँ पर फिर से आते हैं तो यहाँ से आपको प्रिपेयर ऑनलाइन और प्रिपेयर ऑफलाइन का ऑप्शन हट जाएगा। फिर आपको यहाँ पर सिर्फ व्यू या तो व्यू कर सकेंगे या फिर डाउनलोड कर सकेंगे, उसके बाद इनवॉइस को अपलोड नहीं कर पाएंगे। जेसन क्रिएट करने का और अपलोड करने का। अब बात आती है पेमेंट ऑफ टैक्स की, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा है कि जो टैक्स का पेमेंट है वो आपको पर मंथ के हिसाब से पे करना होगा। जो जिसका फॉर्म जो चालान के थ्रू करना होगा, जिसका फॉर्म होगा PMT 06। अब यहाँ पर आपको टैक्स में कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। एक मिनट, तो आपको यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड मंथ का ही टैक्स पे करना है, जो भी उसकी डेट है। तो 25 तारीख तक, नेक्स्ट ऑफ 25 जो भी डेट होगी उस तारीख तक आपको टैक्स का पेमेंट कर देना है। अगर जनवरी का है तो 25 फरवरी तक करना है टैक्स का पेमेंट, फरवरी का है तो 25 मार्च तक करना है टैक्स का पेमेंट। उसके बाद फरवरी का होगा तो फरवरी का आपका जो क्वार्टर एंड की डेट होगी उस डेट के हिसाब से करना होगा। सेकंड, इसमें दो तरह के मेथड को यूज किया गया है। एक मेथड है फिक्स सम मेथड। इस मेथड का यूज अगर कोई करेगा तो क्या होगा, अगर आप फिक्स सम मेथड का यूज करते हैं, क्वारंटाइन स्कीम में है और आपने फिक्स सम मेथड का यूज किया है
तो इसमें जो हमारा जीएसटी पोर्टल है वो ऑटो प्री फाइल कर देगा, ऑटो चालान को फिल कर देगा जो भी उसका फॉर्म होगा PMT 06। ठीक है। कैन बी अवेल्ड ओनली इफ रिटर्न, अगर आप जो रिटर्न प्रीसीडिंग पिछले मंथ में जो भी फाइल किया होगा उसके कंपैरिजन उसके बेस पे। अभी कैसे वर्क करेगा आगे वाली स्लाइड में समझेंगे। तो इसमें क्या होगा, ऑटो फिल कर देगा आपका जो भी चालान होगा पिछले मंथ के हिसाब से, जो भी फाइल रिटर्न का प्रोसेस होगा आपका। दूसरा है सेल्फ असेसमेंट मेथड। अगर आप इस मेथड का यूज करते हैं तो इसमें आपको सेल्फ से असेस करना होगा, सेल्फ कैलकुलेट करना होगा कि आपका कितना टैक्स बनना है, जिसके लिए आपको पता करना होगा कि आपका इनवर्ड कितना है, आपका आउटवर्ड कितना है, आपका उस मंथ में आईटीसी कितना बनना है। उसके बाद जितना भी टैक्स बनना होगा आप उसको पे करेंगे अगर आप सेल्फ असेसमेंट मेथड लेते हैं। तो ये दो मेथड है टैक्स को पेमेंट करने के लिए। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि ये मेथड काम किस तरीके से करेगा। तो अगर आप फिक्स सम मेथड का यूज करते हैं तो इसमें गवर्नमेंट ने कुछ 35% चालान का कॉन्सेप्ट रखा है। कैसे वर्क करेगा ये, तो 30% ऑफ चालान आपका किस केस में लेगा, जब आपने 35% अमाउंट पेड एज टैक्स फ्रॉम, अगर पिछले क्वार्टर में आपने जितना भी टैक्स इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे किया है प्रीसीडिंग क्वार्टर में, और जीएसटीआर 3B जो भी आपका जीएसटीआर 3B रिटर्न का प्रोसेस था वो क्वार्टरली बेसिस पे था, तो उसका 35% ऑटो फिल कर लेगा पोर्टल। ठीक है। पिछला क्वार्टर जो आपका था आपका, और उस क्वार्टर में आप जीएसटीआर 1 मंथली फाइल करते थे, तो जीएसटीआर 1 जो भी आपका टैक्स का पेमेंट था क्वार्टरली में उसका 35% ऑटो फिल कर लेगा जीएसटी पोर्टल। फिर उसके बाद है 100%। 100% आपका किस केस में लेगा, अगर आपने जो भी टैक्स इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के जरिए जीएसटीआर 3B अगर आप लास्ट मंथ में मंथली फाइल करते थे, प्रीसीडिंग जो क्वार्टर था जीएसटीआर 3B मंथली फाइल करते थे, तो जो भी उसका लास्ट मंथ होगा उस टैक्स का 100% टैक्स आपको देना पड़ेगा जो मंथली बेसिस पे चलता था। ठीक है। अदरवाइज आप सेल्फ असेसमेंट मेथड का यूज कर सकते हैं। तो यहां से फिर से इसको हम रिपीट कर देते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो यहाँ पर पहला एग्जाम्पल समझते हैं कि आपका टर्नओवर प्रीसीडिंग पिछले साल में 1.5 करोड़ का था, और आप जीएसटीआर 1 जो जीएसटीआर 3B है वो क्वार्टरली बेसिस पे तैयार करते थे, तो आपको 35% चालान का देना होगा अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के जरिए भरा है। ठीक है। दूसरा यहाँ पर है कि आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ था और आप जीएसटीआर 3B मंथली बेसिस पे तैयार करते थे, मंथली बेसिस पे। तो ऐसे में जो दिसंबर मंथ का जो लास्ट मंथ का आपने टैक्स पे किया होगा दिसंबर मंथ का, उसका 100% आपको देना होगा। अदरवाइज आप सेल्फ असेसमेंट मेथड का यूज कर सकते हैं। उसके बाद टैक्स पेयर नोट, कुछ केसेस में आपको टैक्स पे नहीं करना होगा। अगर आपकी कोई नीड रिलेटेड सप्लाई होती है तो टैक्स पे नहीं करना होगा, जाहिर सी बात है। और यदि किसी मंथ में आपका जो टैक्स लायबिलिटी बन रही है और आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर है और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है उसमें सफिशिएंट बैलेंस है, तो ऐसे में सिस्टम ऑटोमेटिक टैक्स डिडक्ट कर लेगा, आपको पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक। अब आप ये चालान क्रिएट कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए आप जीएसटी पोर्टल लॉगिन करके आप सर्विस में जाएंगे, पेमेंट और क्रिएट चालान का ऑप्शन मिलेगा। तो जैसे ही यहाँ पर आप आएंगे तो आपके सामने पूछेगा रीजन ऑफ चालान, तो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली रिटर्न अगर आप क्वारंटी स्कीम में हैं, तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे। देन उसके बाद फाइनेंशियल ईयर किस मंथ का टैक्स पे कर रहे हैं वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका चालान टाइप क्या रहेगा, तो अगर आप 35% ले रहे हैं तो 35% ऑटो फिल कर देगा,
और अगर आप सेल्फ असेसमेंट करना चाहते हैं, खुद कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं। उसके बाद प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड बटन पे क्लिक करने के बाद ये देखिए आपका टेक्स्ट जो है ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, आपको फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद आप जनरेट चालान पे क्लिक करेंगे तो जो भी चालान का अमाउंट होगा वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर जाएगा और आप जिस भी मेथड से पे करना चाहते हैं उसको पे कर सकते हैं। तो ये था ऑल अबाउट क्वेरेंपी स्कीम क्या है, कैसे आप स्कीम में जा सकते हैं, स्कीम से बाहर आ सकते हैं, IFF क्या है, टैली प्राइम किस तरीके से हेल्प कर रहा है जेसन फाइल बनाने में, तीनों तरह की फ्लेक्सिबिलिटी है, डायरेक्ट प्राइम से बना सकते हैं, एक्सेल के थ्रू बना सकते हैं, CSV के थ्रू बना सकते हैं। और उसके बाद हमने थोड़ा सा पेमेंट ऑफ टैक्स के बारे में देखा। अभी भी किसी के मन में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं।